Okay, so hello everyone. In the previous lecture, we have discussed the basic maintenance procedure for the condenser. How do we identify the fault, and how do we just find out the possible causes of that fault, and then finally how do we correct that fault. So these things we have discussed in the previous lecture. Now in this chapter we will be discussing a new topic that is called the expansion devices. So as you know that a simple vapor compression cycle, the various types of devices are, first device is a condenser, so not condenser, compressor, second condenser, expansion devices, and evaporator. Okay, so evaporator and condenser, these are heat exchangers. Okay, so we will not be discussing the evaporator, because these, you can say condenser or evaporator, these are the separate things. These are same thing we can consider, because the heat transfer takes place in these two devices, or we can consider these are the heat exchangers. तो इनके टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं. कंप्रेसर कितने टाइप का होता है, क्या क्या होता है, किसकी वर्किंग किस तरीके से काम करता है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. और कंडेंसर हो गया. बाकी जो लास्ट डिवाइसेस बची हैं वो है आपकी एक्सपेंशन डिवाइसेस. ठीक है, एक्सपेंशन डिवाइसेस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सपेंशन डिवाइसेस किस किस टाइप की होती है, क्या वर्क इनका होता है, और इनका काम क्या क्या चीजें होती हैं. साथ के साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि ये कितने टाइप की होती है. हर एक टाइप की डिवाइसेस का हम क्या करेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल और ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो द टॉपिक फॉर टुडे इज एक्सपेंशन डिवाइसेस. एक्सपेंशन डिवाइसेस, ठीक है. अब ये जो एक्सपेंशन डिवाइसेस होती हैं, इनका एक और नाम होता है, इनको हम मीटरिंग, द एक्सपेंशन डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड एज मीटरिंग डिवाइसेस और थ्रोटलिंग डिवाइसेस. एक्सपेंशन डिवाइसेस का एक और नाम होता है मीटरिंग डिवाइसेस. मीटरिंग डिवाइसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी फ्लो करनी चाहिए, जो आपका रेफ्रिजरेंट होता है फ्लो कर रहा है आपके उसके अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर या रेफ्रिजरेटिंग यूनिट के अंदर जो काम कर रहा है, आपका जो रेफ्रिजरेंट काम कर रहा है, ये जो रेफ्रिजरेंट की कितनी क्वांटिटी सप्लाई करनी है, इसकी जो क्वांटिटी को रेगुलेट कौन करता है, इसकी क्वांटिटी को रेगुलेट कौन करता है, आपका एक्सपेंशन डिवाइस. ठीक है, एक्सपेंशन डिवाइस का काम क्या होता है, जो आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है उसकी क्वांटिटी को रेगुलेट करना. रेगुलेट का मतलब है इसके फ्लो रेट को कंट्रोल करना. फ्लो रेट को कंट्रोल करने का काम आपका किसका होता है, इस डिवाइस का होता है. ठीक है, और थ्रॉटलिंग डिवाइसेस. थ्रॉटलिंग डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन डिवाइसेस के अंदर जो प्रोसेस होता है वो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है. थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ठीक है. याद रखना कि जो आपकी एक्सपेंशन डिवाइसेस होती हैं, जैसे आपकी कैपिलरी ट्यूब हो गई, हाई साइड फ्लोट वाल्व, लो साइड फ्लोट वाल्व, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व हो गया, तो ठीक है, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व हो गया, तो इन सारी एक्सपेंशन डिवाइसेस के अंदर जो प्रोसेस होता है वो होता है थ्रॉटलिंग. थ्रॉटलिंग प्रोसेस का एक और नाम होता है आइसेंथेल्पिक प्रोसेस. आइसेंथेल्पिक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, यहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं कि इसका एक और नाम क्या होता है. ठीक है, दूसरी बात, आइसेंथेल्पिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें कि आपकी इंथैल्पी कांस्टेंट रहती है. क्या कांस्टेंट रहती है, इंथैल्पी. इंथैल्पी को हम एच से डिनोट करते हैं ना, और एच क्या होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क, पीवी. ठीक है, ये आपका इंटरनल इंथैल्पी होता है. तो इस वाले केस में क्या होगा, जब हम एक्सपेंशन डिवाइसेस की बात करेंगे तो एक्सपेंशन डिवाइसेस का काम क्या होता है, फ्लो रेट को कंट्रोल करना रेफ्रिजरेंट की. ठीक है, और साथ ही साथ थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो होती है, इनको थ्रॉटलिंग डिवाइसेस भी बोलते हैं, इनको मीटरिंग डिवाइस भी बोलते हैं. मीटरिंग का मतलब कि किस टाइम पर आपको कितना रेफ्रिजरेंट को फ्लो करवाना है. ठीक है, ये सारी चीजें वो लोड के अकॉर्डिंगली ये कंट्रोल करता रहता है. ठीक है, लोड के अकॉर्डिंगली ये क्या करता है, कंट्रोल करता रहता है. जैसे आप लोगों को पता हो कि कार्बोरेटर आपका देखता है, कार्बोरेटर देखा है कि नहीं. कार्बोरेटर होता है आपके आईसी इंजन के अंदर, है ना, पेट्रोल इंजन की जनरली बात करते हैं हम. तो जब हम कार्बोरेटर की बात करते हैं तो कार्बोरेटर जो करता है वो मीटर्ड सप्लाई करता है फ्यूल की, मीटर्ड सप्लाई ऑफ फ्यूल, एयर फ्यूल रेशियो, उनका एक प्रॉपर रेशियो मेंटेन करके भेजता है. कितनी रिक्वायरमेंट होती है, कभी रिस्ट मिक्सचर चाहिए आपको, कभी आपको लीन मिक्सचर चाहिए, कभी आपको स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर चाहिए, तो ये सारी चीजें कंट्रोल करने का काम जो कार्बोरेटर करता है. ऐसे हम बोल सकते हैं कि एक्सपेंशन डिवाइसेस के अंदर जो आपकी रेफ्रिजरेटर के अंदर या जो आपकी रेफ्रिजरेटिंग डिवाइसेस हैं, उनके अंदर जो एक्सपेंशन डिवाइसेस जो हैं, वो एक्सपेंशन डिवाइसेस मीटर्ड डिवाइसेस होती हैं, जो कि आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्यूल को, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट को सप्लाई करता है. ठीक है,
दूसरा पॉइंट है, इट इज एन इंपॉर्टेंट डिवाइस विच डिवाइड्स द हाई प्रेशर साइड एंड लो प्रेशर साइड ऑफ द रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम। तो याद रखना है कि ये जो एक्सपेंशन डिवाइसेस होती हैं वो क्या करती हैं, हाई प्रेशर साइड और लो प्रेशर साइड को डिवाइड करती हैं, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर साइड। ठीक है, हाई प्रेशर साइड और लो प्रेशर साइड को क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। ओके, चलिए, तो आपको पता था कि आपका नीचे होता है आपका इवेपोरेटर, इसके बाद आपका कंडेंसर होता है, सॉरी नॉट कंडेंसर, कंप्रेसर होता है, इसके बाद आपका कंडेंसर होता है, यहां आपका कंडेंसर हो गया, कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, ये आपकी एक्सपेंशन डिवाइसेस हो गए। तो अगर इन डिवाइसेस की बात करेंगे तो होता यह है कि यहां पर लो प्रेशर होता है, कंप्रेसर उसके प्रेशर को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, इसके बाद आपके कंडेंसर के बाद लिक्विड फॉर्म में रहता है लेकिन प्रेशर भी हाई रहता है। ठीक है, तो हाई प्रेशर लाइन को मैं रेड कलर से डिनोट कर देता हूं, जहां जहां प्रेशर हाई रहता है, और जहां जहां प्रेशर लो होता है मैं उसको ग्रीन कलर से माउंट कर देता हूं। ठीक है, तो एक्सपेंशन डिवाइस के बाद ही आपका प्रेशर डाउन हो जाता है। तो ये जो एक्सपेंशन डिवाइस है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हाई प्रेशर लाइन को लो प्रेशर लाइन को सेपरेट करती है, इनके बीच में प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करता है। इज इट क्लियर? चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस डिवाइस परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब जो आपकी एक्सपेंशन डिवाइसेस होती हैं उनका क्या क्या फंक्शन होता है वो आपको डिटेल में बता देते हैं। पहला, इट रिड्यूसेस द हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट टू द लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। तो जो कंडेंसर होता है आपका, कंडेंसर यहां होता है, इस कंडेंसर में क्या होता है, इस कंडेंसर के बाद आपका हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है। ठीक है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है, हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है। ये जो हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट है एक्सपेंड होता है थ्रोटलिंग डिवाइस के थ्रू। ठीक है, एक्सपेंड होता है थ्रोटलिंग डिवाइसेस के थ्रू, तो ये लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट कर देता है। पहला काम तो ये होता है। दूसरा काम ये होता है कि इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट अकॉर्डिंग टू द लोड ऑन द इवेपोरेटर। मतलब इसके बाद यहाँ जो आपका इवेपोरेटर लगा है, यहाँ जो आपका नीचे इवेपोरेटर लगा होगा, उस इवेपोरेटर में कितना लोड है, कितनी, जैसे मान लिया अगर मैं सब्जियों की बात कर रहा हूं तो आपने 1 किलो सब्जी रखी है, 2 किलो रखी है, 3 किलो रखी है, जितनी ज्यादा सब्जी ठंडी होने के लिए रखी होंगी उतना लोड उसमें होगा, उतना लोड यहां पर होगा। तो अगर लोड ज्यादा होगा तो आपको फ्लो रेट बढ़ाना पड़ेगा। फ्लो रेट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मान लिया कि आपको 1 घंटे में 1 गिलास, ये मान लो टैप है आपके पास, ठीक है, नल है। अब इस नल में से आप पानी भर रहे हो, ठीक है, वाटर आप लोग सप्लाई कर रहे हैं। मान लिया 1 घंटे में आपको केवल 10 लीटर पानी निकालना है, 10 लीटर पानी भरना है, तो उस हिसाब से हम लोग इसके वाल्व को ओपन कर देंगे। अब मान लिया कि 1 घंटे में अब 20 लीटर निकालेंगे तो इसकी सप्लाई को यहां से कंट्रोल करेंगे और सप्लाई और खोल देंगे। 40 लीटर निकालना है, सप्लाई और खोल देंगे 1 घंटे के अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसा जैसा लोड की रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे आपका जो एक्सपेंशन डिवाइसेस होती है वो उस रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको मीटरिंग डिवाइस बोलते हैं। और कंट्रोल करने के बाद ये क्या करता है, उस फ्लो रेट को मेंटेन कर देता है उस पर्टिकुलर लोड के हिसाब से। इट मेंटेन्स द डिजायर्ड प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर साइड ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो हाई प्रेशर साइड आपकी ये हो गई और लो प्रेशर साइड आपकी ये हो गई। इन दोनों साइड्स में ये रिक्वायर्ड प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करने का काम भी करता है कौन, एक्सपेंशन डिवाइसेस। ओके, सो दिस इज द बेसिक फंक्शन यू कैन से डज throttling device was. Now moving to the next, that is the different types of throttling devices or the different types of expansion devices. ठीक है, तो जो भी अलग अलग टाइप की एक्सपेंशन डिवाइसेस हैं हम उनके नाम पढ़ लेते हैं, टाइप्स। नेक्स्ट द टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन डिवाइसेस। कितने टाइप की होती हैं, इंपॉर्टेंट है, एक ना एक पूछा जाता है। अब पहली जो डिवाइस है उसका नाम है कैपिलरी ट्यूब, दूसरी है हैंड ऑपरेटेड एक्सपेंशन वाल्व, थर्ड इज ऑटोमेटिक और कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व, फोर्थ वन इज द थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, फिफ्थ इज द लो साइड फ्लोट वाल्व एंड सिक्स्थ इज द हाई साइड फ्लोट वाल्व। लो साइड एंड फ्लोट वाल्व एंड हाई साइड फ्लोट वाल्व, these are the different types of expansion devices. Okay, now we will discuss these devices one by one. Okay, so first type of device that we are going to discuss is the capillary tube. Capillary tube जो है जनरली जो आपका लो कैपेसिटी वाले रेफ्रिजरेटिंग डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, लो कैपेसिटी वाली जो रेफ्रिजरेटिंग डिवाइसेस होती हैं, जैसे आपका फ्रीजर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया,
आपका विंडो टाइप एयर कंडीशनर हो गया, वाटर कूलर्स हो गए, साथ के साथ फ्रीजर्स हो गए, तो इन सब में हम इसका यूज करते हैं। ठीक, ओके, चलिए, तो इन सब में हम किसका यूज करते हैं? इस डिवाइस का। नाउ फर्स्ट इज द कैपिलरी ट्यूब। सो कैपिलरी ट्यूब क्या है? अभी इसका डायग्राम मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, पहले आप लोग अभी दिखा दूंगा, इसका डायग्राम दिखा देता हूं पहले। जस्ट वेट, ठीक है, इसका डायग्राम मैं आपको दिखाऊं सबसे पहले। ठीक है, ये आपका एक तरीके से कैपिलरी ट्यूब का डायग्राम है। कैपिलरी ट्यूब पूरी नहीं है, ये ध्यान रखना, ये पूरी नहीं है। ये जो डिवाइस है यहां से यहां तक, ये आपकी कैपिलरी ट्यूब है, पतली सी ट्यूब होती है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, यहाँ पे ये आपका कंडेंसर से लिक्विड आ रहा है, रेफ्रिजरेंट। ठीक है, ये आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट कहां से आ रहा है? कंडेंसर से आएगा। इसके बाद हो सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज वगैरह हो सकती हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, थोड़ी बहुत, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली फ्लो हो रहा है तो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज अगर आ सकती हैं तो हम उसको स्ट्रेन कर लेते हैं ना, तो इम्प्योरिटीज वगैरह यहाँ पर स्ट्रेन आउट हो जाती हैं, इसमें छन जाता है आपका रेफ्रिजरेंट थोड़ा सा, और छनने के बाद ये कहाँ जाता है? कैपिलरी ट्यूब के अंदर जाता है। और ये बहुत ही पतली ट्यूब होती है जिसका डायमीटर 0.5 से लेकर के 0.5 mm से लेकर के 5 mm के आसपास तक होता है। और इनकी लेंथ जो है 0.15 मीटर से लेकर के 15 मीटर तक होती है। अभी देख लेंगे कितना कितना है। ठीक है, ये बहुत छोटे डायमीटर की होती है। तो जब ये रेफ्रिजरेंट इस ट्यूब से पास होता है, कैपिलरी ट्यूब से, तो एरिया कम होने की वजह से फ्रिक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। ठीक है, और उस फ्रिक्शन की वजह से प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा आपका। क्या ड्रॉप हो जाता है? प्रेशर ड्रॉप। प्रेशर ड्रॉप क्यों? क्योंकि यहाँ पे पतली ट्यूब है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, आपका प्रेशर क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है। आप लोगों को पता है जो प्रेशर लॉस होता है FLV² अपॉन 2GD, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ना? अभी देख लेंगे, अभी बता देंगे आप लोग को। तो ये यहां जाएगा और इसके बाद जैसे ही ये एक्सपेंशन होगा आपका प्रेशर लो हो जाएगा, और प्रेशर लो प्रेशर का जो रेफ्रिजरेंट है उसके बाद हम कहां सप्लाई कर देते हैं? एवेपोरेटर के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग देख रहे हो कि ये आपका एवेपोरेटर है और इस एवेपोरेटर में आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो फ्लो हो जाएगा, और यहाँ पर जो रिक्वायर्ड हीट है वो ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसके बाद ये जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपर्स में बन जाएगा। तो यहाँ पर ये लिक्विड में रहता है, लो टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा कम रहेगा, और यहाँ पर ये हीट पिकअप करेगा, पिकअप करने के साथ आपका रेफ्रिजरेंट जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक डायग्राम दैट यू हैव टू ड्रॉ इन केस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। ओके, चलिए अब मैंने जो बताया वही सारी चीजें वहां लिखी होंगी, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसकी कुछ स्टैंडर्ड्स यू कैन से डिटेल वगैरह दी होगी कि डायमीटर लेंथ वगैरह कितनी होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, तो बेसिक चीजें इसके बारे में दी होंगी, क्या किस मटेरियल का होता है। तो देख लेते हैं जल्दी से। सो इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड एन एक्सपेंशन डिवाइस इन केस ऑफ द स्मॉल कैपेसिटी हार्मेटिकली सील्ड रेफ्रिजरेटिंग यूनिट। ठीक है, जो स्मॉल कैपेसिटी की रेफ्रिजरेटिंग यूनिट होती हैं, हार्मेटिकली सील्ड यूनिट्स होती हैं, उन सब में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, क्या क्या होती है हार्मेटिकली सील्ड डिवाइसेस, इनका नाम क्या क्या है? तो वो आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है, घरों में जो फ्रिज होता है उसमें यूज करते हैं, वाटर कूलर्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है इसको, और रूम एयर कंडीशनर जो होते हैं आपके पास विंडो टाइप जो विंडो पे लगे होते हैं उनमें यूज किया जाता है, फ्रीजर्स होते हैं उसमें हम इसको यूज करते हैं। तो जनरली जो आपकी कैपिलरी ट्यूब होती है उसको हम लो कैपेसिटी रेफ्रिजरेटिंग डिवाइस में यूज करते हैं, लो कैपेसिटी डिवाइसेस। ठीक है, लो कैपेसिटी रेफ्रिजरेटिंग डिवाइसेस, इनमें हम लोग इसको यूज करते हैं। ओके, चलिए इसके बाद ये होती कैसी है? इट इज अ कॉपर ट्यूब ऑफ स्मॉल इंटरनल डायमीटर एंड वेरिंग लेंथ। डायमीटर इसका कम होता है, लेंथ इसकी वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन। तो आप कहां पर इसका यूज करना है आपको, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के बेसिस पे ही हम इसका यूज करते हैं कि कितनी लेंथ इसकी होनी चाहिए। तो लेंथ जो है जनरली हम उस पर डिपेंड करते हैं कि कितना प्रेशर डिफरेंस आप चाहते हैं। ठीक है, अगर मान लिया कि ये आपकी कैपिलरी ट्यूब है सपोज, और यहां पर मान लिया प्रेशर 1 बार है और यहां प्रेशर मान लिया चाहते हैं 0.1 बार, तो उस हिसाब से हमें लेंथ इसकी सेट करनी पड़ेगी। अगर यहां तो प्रेशर 1 बार है, यहां 0.5 बार चाहिए, तो उस हिसाब से लेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आपको प्रेशर ड्रॉप ज्यादा चाहिए तो लेंथ ज्यादा चाहिए, और अगर प्रेशर ड्रॉप कम चाहिए तो आपको लेंथ कम लेंथ में काम चल जाएगा। साथ ही साथ इसका डायमीटर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
ठीक है, इसके प्रेशर ड्रॉप में। अब कैसे इनका रिलेशन होता है लेंथ के साथ, डायमीटर के साथ, वो हम लोग अभी बता दूंगा आप लोगों को, डिस्कस करेंगे हम लोग सारी चीजें इसके साथ। अब इसकी जो डायमीटर की रेंज होती है, वो जो होती है रेंज डायमीटर की, द रेंज जनरली कॉपर की ट्यूब होती है, ये मैंने बता दिया था, ये वाला पॉइंट डिस्कस हो गया। द डायमीटर जनरली वेरिंग फ्रॉम 0.5 mm टू 2.5 mm, ठीक है। इसका जो डायमीटर है 0.5 से 2.5 mm तक, और इसकी जो लेंथ होती है 0.5 मीटर से 0.5 मीटर से 5 मीटर तक इसकी लेंथ वेरी करती है, ठीक है। अब ये लेंथ किस पर डिपेंड करती है कि कितना प्रेशर ड्रॉप आपको चाहिए, ठीक है। इन इट्स ऑपरेशन द लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द कंडेंसर एंटर्स इनटू द कैपिलरी ट्यूब। वही मैंने जो आपको बताया था कि जो कंडेंसर से जो आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट आया है वो आपकी कैपिलरी ट्यूब में एंटर करता है। कभी कभी इसमें स्ट्रेनर वगैरह भी लगता है या फिल्टर ड्रायर भी लगता है, जो उस पर्टिकुलर रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करने के बाद भेजता है, ठीक है। ड्यू टू द फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, अब क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, बाय द स्मॉल डायमीटर ट्यूब द प्रेशर ड्रॉप अकर्स। फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वजह से साथ के साथ उसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और आपका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। सिंस द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे या फ्लूइड फ्लो थ्रू अ पाइप आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, तो आपको एक रिलेशन याद होगा, है ना, ये वाला रिलेशन आपको पता होगा। HF हेड लॉस जो होता है फ्रिक्शन की वजह से, वो होता है FL_V²/2GD। ये वाला रिलेशन पता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। या जब आप लोग डैम की बात करते थे तो पेन स्टॉक यहाँ लगा होता है, इसके बाद यहाँ पे स्पीयर वगैरह लगा होता है, नोजल लगा होता है, यहाँ पर आपकी टरबाइन लगी होती है ना, लगी होती है कि नहीं। तो जनरली जो हेड लॉस होता है हम लोग निकालते हैं कि इस पेन स्टॉक के अंदर कितना हेड लॉस हो रहा है, हेड लॉस निकालते हैं ना, वो फ्रिक्शनल हेड लॉस होता है। तो वही प्रिंसिपल हम लोगों ने यहाँ यूज किया कि कितना हेड लॉस फ्रिक्शन की वजह से या कितना प्रेशर ड्रॉप फ्रिक्शन की वजह से कैपिलरी ट्यूब के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू होगी वही चीजें देख लेंगे। तो जनरली अगर हम देखेंगे तो हेड लॉस जो होता है वो डायरेक्टली करके प्रोपोर्शनल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर, ठीक है। मतलब डायमीटर बढ़ाओगे तो प्रेशर ड्रॉप आपका कम हो जाएगा, और अगर लेंथ बढ़ाओगे तो प्रेशर ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आपको ज्यादा प्रेशर ड्रॉप चाहिए, अगर आप चाहते हो कि प्रेशर डिफरेंस ज्यादा बना रहे, तो लेंथ ट्यूब की बढ़ा देंगे, और प्रेशर डिफरेंस अगर कम करना है तो लेंथ कम कर सकते हैं या डायमीटर इंक्रीज कर सकते हैं। दीज आर द 2 बेसिक थिंग्स दैट वी रिक्वायर, ओके। चलिए moving to the next. So this is the thing that I have discussed. Hence the large capacity capillary tube requires more length and smaller inside diameter for the greater pressure drop. तो अगर आपको प्रेशर ड्रॉप ज्यादा चाहिए तो लेंथ ज्यादा रखिए, डायमीटर कम रखिए, और साथ ही साथ अगर कम चाहिए तो लेंथ कम रखो, डायमीटर थोड़ा सा बढ़ा दोगे। तो ये सारी चीजें हैं। ग्रेटर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द कंडेंसर एंड इवेपोरेटर इज रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट। मतलब यह है कि एक बार में वैल्यू सेट हो जाती है। अगर आपको फ्लो रेट, किसी भी पर्टिकुलर फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट के लिए हमें ज्यादा प्रेशर ड्रॉप चाहिए, समझ में आ रहा है। अब जितना ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा तो फ्लो रेट उतना ज्यादा रहेगा, इतना ज्यादा फ्लो रेट रहेगा। जैसे मान लिया कि यहां पर आपकी कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, ये कैपिलरी ट्यूब है, और इससे पहले की बात करेंगे, और यहाँ पे आपका इवेपोरेटर है, ठीक है, ये इवेपोरेटर से पहले वाला, ये कैपिलरी ट्यूब से पहले वाला। तो जितना प्रेशर ड्रॉप होगा, प्रेशर ड्रॉप जितना होगा तो फ्लो रेट भी उतना इंक्रीज हो जाएगा। तो वही लिखा है ग्रेटर द प्रेशर डिफरेंस। आपको पता है कि अगर यहाँ पर प्रेशर 1 बार है, यहाँ पर प्रेशर 0.1 बार है, तो ये प्रेशर डिफरेंस है, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होता है। अगर यही प्रेशर 0.01 हो जाएगा तो और तेजी से चीजें फ्लो करने लगेंगी, है ना। यही चीज समझाने वाला हूं। ग्रेटर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द कंडेंसर एंड इवेपोरेटर इज रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट। द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब वंस सेलेक्टेड फॉर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस एंड लोड कैन नॉट ऑपरेट एफिशिएंटली एट अदर कंडीशन। मतलब ये हो गया कि हर एक पर्टिकुलर रेफ्रिजरेटर के लिए, सुन लो, हर एक रेफ्रिजरेटर के लिए क्या होता है, हर एक रेफ्रिजरेटर के लिए आपने अगर एक बार प्रेशर ड्रॉप वगैरह चीजें डिसाइड कर ली तो उसके लिए जो कैपिलरी ट्यूब है उसका डायमीटर है वो एक बार सेट हो जाएगा। मान लिया कि मैंने एक पर्टिकुलर गिवन कंडीशन के लिए आपका जो कैपिलरी ट्यूब है उसका डायमीटर 0.5 mm और इसकी लेंथ मान लिया 2 मीटर है, लेंथ उसकी 2 मीटर है और डायमीटर 0.5 है, तो ये गिवन कंडीशन के लिए सही है, ठीक है। एक कैपिलरी ट्यूब, यही कैपिलरी ट्यूब
दूसरी कंडीशन के लिए सुटेबल नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम पे उसका डायमीटर 0.8 mm हो, लेंथ मान लिया हो सकता है कि 3 मीटर हो। ठीक है, तो अगर एक कैपिलरी ट्यूब आपने डिजाइन कर ली किसी गिवन कंडीशन के लिए, तो उस कैपिलरी ट्यूब को आप दूसरी जगह यूज करोगे तो वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली ऑपरेट नहीं हो पाएगी, ये मतलब है। ठीक है, एक कैपिलरी ट्यूब अगर एक जगह सही काम कर रही है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरी जगह सही काम करेगी। क्यों? इसलिए काम नहीं करेगी क्योंकि उस कैपिलरी ट्यूब को हम लोगों ने उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए बनाया, उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए डिजाइन किया गया। ठीक है, अगर मैंने आपसे बोला कि जो नॉर्मल कंडीशंस इस हम लोग मान लिया जहां मैदानी इलाकों में रहते हैं, वो कंडीशंस आपको आइलैंड्स जो होते हैं वहां पर नहीं दिखेंगे, या वेटलैंड्स जहां होते हैं वहां नहीं दिखेंगी कंडीशन। ठीक है, जो कंडीशंस यहां पर मान लिया कि आप लोग देख रहे हो कि इंडिया में है, वो कंडीशंस आपको अंटार्कटिका में नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशंस में आपको अलग अलग चीजें यूज करनी पड़ेंगी। जो व्हीकल आप यहाँ यूज करते हो वो सेम व्हीकल आप लोग लद्दाख वगैरह में यूज नहीं कर सकते, वहां पे आपको अलग कूलेंट यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से हमें अलग अलग चीजें यूज करनी पड़ती हैं, दैट इज द डिमांड। Okay, so in the next class we will be discussing the next type of expansion device whose name is automatic expansion valve or constant pressure expansion valve. ठीक है, so this class we are going to finish here and we will discuss this topic in the next class.